व्हेन यू आर नॉट इनटू द प्रोफेशन, अगर आप एक क्रिमिनल नहीं है, अगर आप पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, अगर आप एक फोरेंसिक साइंटिस्ट नहीं है ना, तो आपको लगता है कि यार मैं इसको निकाल के ये रख दूंगा, उसको निकाल के ये रख दूंगा, मैं बच जाऊंगा। मतलब किसी एरिया में अगर मैं गया हूँ तो वहाँ से कुछ उठाता हूँ, वहाँ पे कुछ छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा आपका सब कुछ सामान लेकर, लेकिन मेरे जस्ट इमीडिएट जाने के बाद। तो मानस भाई, अभी हम डॉक्टर शाहरुख के बारे में बात कर रहे थे। हाँ ऐसे ही मतलब मैं काफी टाइम से ऐसा मतलब मैं देखते हुए आ रहा हूँ, ये मूवीज देखी काफी सारी, और मुझे ऐसी ही मूवीज पसंद है जिसमें कुछ साइंस रिलेटेड बातें हो, मर्डर मिस्ट्री हो, ये सब वगैरह हो, तो मैं देखते रहता हूँ काफी। तो मानस भाई, क्या क्या ऐसी चीजें जो मूवीज में एग्जैजरेट करके बताई जाती हैं और रियल लाइफ में वो चीजें नहीं होती हैं? दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर मानस से, जो कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट रह चुके हैं एंड करंटली अपना सक्सेसफुल फिटनेस कोचिंग बिजनेस भी रन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ रियल लाइफ क्रिमिनल केसेस के बारे में और जानेंगे उनके पीछे की मिस्ट्रीज, और हम जानने वाले हैं कि कैसे रियल लाइफ फोरेंसिक डिपार्टमेंट अलग है उस फोरेंसिक डिपार्टमेंट से जो हमें मूवीज में, वेब सीरीज में दिखाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सो सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब a cup of tea and without wasting our time, let's get started. हेलो मानस भाई, कैसे हो आप? हाय, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? भाई मैं भी बहुत ही अच्छा, और आपको यहाँ देख के और भी ज्यादा। अरे माय प्लेजर, माय प्लेजर। मानस भाई, हम आज से लगभग आई थिंक एक महीने पहले मिले थे। हम्म। आपसे काफी सारी बातें हुई एंड तब मुझे पता लगा कि आपने फोरेंसिक साइंस की भी पढ़ाई की है। बिल्कुल। यू आर एक्सपर्ट इन दैट। हाँ। और साथ ही साथ आप एक फिजिकल ट्रेनर, हम्म। जिम भी आप चलाते हो, काफी सारी चीजें करते हो। तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, क्योंकि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आया एकदम से फोरेंसिक साइंस के बारे में। हम्म। बिकॉज बचपन से क्या होता आ रहा है ना, हम सीआईडी देखते आ रहे हैं टीवी पे, उसके बाद क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ऐसी काफी सारी चीजें देखते आ रहे हैं। तो उसमें दिखाते हैं कि भाई कैसे केस चला, मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद कैसे जो सॉल्यूशन होता है ना, वो अल्टीमेटली जाता तो किसी फोरेंसिक डॉक्टर के पास ही है। वही बताते हैं कि भाई असली कल्प्रिट कौन है, किस पे शक किया जा सकता है। तो काफी एक वाइड साइंस है, और एक मैं कहूंगा एक अलग साइंस है, एक अलग डिपार्टमेंट है, काफी डिफरेंट। तो सबसे पहले इसी के बारे में जानना चाहूंगा भाई मैं, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। जब भी कोई मर्डर हो जाता है तो वहां से क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो हमें कलेक्ट करनी चाहिए, जो कि हमें उस केस में हेल्प कर सके? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक सीआईडी वाले, क्योंकि जब भी हमने फोरेंसिक का शुरू किया था ना, तो हमसे पूछा हमारे प्रोफेसर्स ने कि क्या सोच के आप लोग आए हो फोरेंसिक करने, है ना। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट्स ना, सबका ये था कि सीआईडी में देखा है हमने। उससे पहले फोरेंसिक को कितना जानते भी नहीं थे कि क्या है फोरेंसिक, क्या नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग जो काम करते हैं या फिर मेडिकल प्रोफेशन रिलेटेड जो लोग हैं, उनको ही पता था फोरेंसिक क्या है। सीआईडी ने काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब लाइमलाइट में लेके आया, उसके बाद काफ़ी लोगों को फोरेंसिक का पता लगने लगा है। एंड मे बी आपने भी वही बताया कि आपको सीआईडी से पता लगा ये क्राइम वाइम जो टीवी में आता है सालों के। हाँ, मुझे किसी को बताना पड़ता है फोरेंसिक साइंस क्या है, कोई पूछता है फोरेंसिक साइंस क्या है, तो फोरेंसिक उनको लगता है समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन, है ना, उनको समझ नहीं आता है। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि डॉक्टर साहब की सीआईडी, तब उनको समझ आता है। ठीक है, कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि हम एक क्राइम सीन से क्या क्या उठा सकते हैं। मैं कुछ भी बताने वाला हूँ, हर चीज़ का कोई यस और नो आंसर नहीं है कि ये ही उठाना चाहिए या फिर ये नहीं उठाना चाहिए। क्राइम सीन से सब कुछ उठाया जा सकता है। एवरी माइन्यूट डिटेल इज़ अ डिटेल, सब कुछ उठाया जा सकता है। डिपेंड्स कि वो केस किस तरह का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मर्डर हुआ है, खून खराब हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें नज़र जाएगा वेपन की तरफ कि क्या वेपन पड़ा हुआ है, क्या तोड़ फाड़ हुआ है, हो रखा है, खून के छींटे कहाँ पर है, ठीक है, चप्पल, जूते, कपड़े, कपड़ों पे कोई स्टेन, सीमेंट के स्टेन कई बार मिलते हैं। मर्डर हो गया है और हमें पता नहीं मर्डर किस रीज़न से हुआ है। कई बार हम कपड़े अपने लैब में ले जाते हैं, कपड़ों से सीमेंट का स्टेन मिलता है, प्यूबिक हेयर भी कभी कभार मिल जाता है। सो डिपेंड्स कि केस किस तरह का है, और हर चीज़ हम कलेक्ट कर सकते हैं। हमें नेल्स भी मिलता है, कभी कभार हमें हेयर भी मिलता है, हमें डस्ट पार्टिकल्स मिलता है, हम उसको भी उठाते हैं, चप्पल मिलता है, उठा लेते हैं। ठीक है, एवरी स्मॉल डिटेल, एक बाल मिलता है, वो भी उठा लेते हैं। कुछ भी आप
किसी ने ऐसे पानी पी रखा है, हमें उस ग्लास भी उठा लेते हैं, उसको स्वैप करके हमें लिप प्रिंट भी मिलता है, लिप प्रिंट से भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट। सॉरी टू इंटरप्ट यू भाई, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं यूनिक हाँ होते हैं, हाँ, लिप प्रिंट भी लिप यूनिक होते प्रिंट भी यूनिक होते हैं, हम वहाँ से भी लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट का ये सीन होता है कि हम ना काफ़ी अनोखे एरिया से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कई बार ना आजकल क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा चालाक हो गए कि उनको ही पता है फिंगरप्रिंट मिलने वाला होता है, तो कभी कभार ना उनको ध्यान नहीं रहता है कि टेबल के नीचे की तरफ पकड़ लिया, ऐसे दिमाग में रहता नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार हम फिंगरप्रिंट ढूंढते हैं ना, हम नीचे की तरफ ढूंढना शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ वो उन्हें दिमाग में होता नहीं है और हमें इजीली मिल जाता है, और नीचे की तरफ कंटामिनेशन होने के चांसेस कम है। अगर ऊपर उन्होंने प्रिंट लगा रखा है, कोई दूसरा पर्सन आ रखा है, तो कहीं ना कहीं उसने भी अगर हाथ लगा दिया तो मेन प्रिंट हट जाता है, लेकिन नीचे बहुत रेयर लोग हाथ लगाते हैं, तो हमें वहाँ से भी प्रिंट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके सवाल का जो आंसर है कि हर चीज़ हमारे लिए एक एविडेंस है, सब कुछ मिलता है, हम सब कुछ उठा लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली एक आउट ऑफ द टॉपिक में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ना एक्चुअली एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है वो पुलिस ऑफिसर्स को नहीं पता होता है। जब हम काम कर रहे थे तब होता यह था कि हम लोग ना पुलिस वालों को बहुत गंदा सुनाते थे, दे लिटरली डोंट नो कि एविडेंस कलेक्ट कैसे करना है। सीन में ऐसे ही घुस गए, बैरिकेड भी नहीं करा, कलेक्ट कैसे करना है, उसको कंटामिनेट करके ले आते हैं। तो लिटरली गालियाँ सुन के सकते थे हमसे, मतलब इतना कम एजुकेशन है अबाउट हाउ टू कलेक्ट एविडेंसेस। तो भाई जो ये काम होता है कलेक्शन का, ये फोरेंसिक का ही एक कोई टीम होती है जो कलेक्ट करती जाके स्पॉट पे, या फिर ये काम पुलिस का ही होता है? देखो, ये सबसे काम उसका होता है जो वहाँ पे पहले पहुँच के उस सीन को देखता है, क्योंकि सबसे पहले फोरेंसिक ऑफिसर्स जाके पहुँचते नहीं है। कोई भी क्राइम होता है पुलिस ऑफिसर्स ही पहुँचने वाले होते हैं, तो उनके नॉलेज के हिसाब से उनको जितना भी पता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको उठाना है। बाद में जब वो केस बड़ा होता है, हमें बुलाया जाता है, तब तक के लिए वो उनकी ड्यूटी बनती है कि उस सीन को वो प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके रखें, बैरिकेड वगैरह करके रखें। फिर हम जाते हैं फर्दर माइन्यूट डिटेल्स उठाने के लिए, जो कि उनसे शायद नहीं हो पाता है, उनके पास उतने टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं होते हैं। फिर फर्दर हम जाते हैं, तो मेनली वो काम आईओ का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो भी फर्स्ट ऑफिसर वहाँ पहुँचता है वो उनका ही काम है। एक और बात भाई, हमने काफी बार देखा है, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मतलब मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ सीरियल को, देखो मैंने तो ऐसे कोई रियल लाइफ में कोई केस देखा नहीं है, आपने देखे होंगे, मैंने नहीं देखा है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ मूवीज होती हैं या सीआईडी या क्राइम पेट्रोल की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, चीजों को ना फेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए पर्सन है, उसने क्राइम कर दिया और वो चाहता है कि मेरा नाम ना है, बी पर्सन का नाम आ जाए। तो क्या कैसे कैसे वो फेक कर सकता है उन चीजों को? सी व्हेन यू आर नॉट इनटू द प्रोफेशन, अगर आप एक क्रिमिनल नहीं है, अगर आप पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, अगर आप एक फोरेंसिक साइंटिस्ट नहीं है ना, तो आपको लगता है कि यार मैं इसको निकाल के ये रख दूंगा, उसको निकाल के ये रख दूंगा, मैं बच जाऊंगा। लेकिन आप कोई ना कोई एविडेंस ना छोड़ देते हैं। ये बोलने में तो, सुनने में आसान लगता है, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कुछ भी मेरा गिर जाएगा मैं उठा के ले लूंगा। सो देयर इज अ प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं लुकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। वो प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप कहीं भी जाते हैं ना, आप कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं। मतलब किसी एरिया में अगर मैं गया हूँ तो वहाँ से कुछ उठाता हूँ, वहाँ पे कुछ छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा आपका सब कुछ सामान लेकर, लेकिन मेरे जस्ट इमीडिएट जाने के बाद मेरा फ्रेगरेंस रहेगा, ठीक है। किसी कोई भी क्राइम सीन हो, आप जस्ट उसके बाद घुसेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई सेंट मिलता है, हर चीज़ उसका परफ्यूम का सेंट मिलेगा, फ्रेगरेंस मिलेगा, ठीक है। तो किसी सीन में आपने देखा होगा, घुसते ही पुलिस ऑफिसर्स ऐसे करते हैं, किसी चीज़ की बू आ रही है, फिर ढूंढते हैं। सबसे पहले उन्होंने स्मेल छोड़ दिया। अभी आपके यहाँ पे सोफे पे बैठा हूँ, तो फाइबर्स का भी एक्सचेंज होता है, शायद मेरे कपड़ों से कुछ फाइबर यहाँ पे लग जाएगा और वहाँ से कुछ फाइबर मैंने उठा लिया है। तो हमेशा चीज़ों को लिंक एट दी एंड कर ही देता है ये सीन, लुकार्ट्स प्रिंसिपल एक्सचेंज। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे कोई ना कोई बाल झड़ेंगे, हाथ के बाल झड़ जाएंगे, पैर के बाल, यहाँ के बाल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं एक्सचेंज करके ही जाऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। डेड स्किन भी, सब कुछ छोटे मोटे मेरी चीज़ें यहाँ पे होंगी, मैं बैठा हूँ, यहाँ पे खुजा दिया मैंने, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। अब जैसे कि मैंने खुजा दिया, अब यहाँ के फाइबर्स मेरे उंगलियों में मिल जाएंगी। अगर इमीडिएटली मैं एक सस्पेक्ट हूँ, मेरे यहाँ के फाइबर्स निकालेगा और इससे मैच हो गया तो मैं ही हूँ। मैं घर चला गया, मैं चप्पल पहन के आया हूँ, शूज़ पहन के आया हूँ, तो मेरे शूज़ के नीचे जो भी सॉइल मिलेंगे उनको कंपेयर करेंगे, वो तो मैच कर जाएंगे। टायर मार्क्स, गाड़ी भी ऐसी पकड़ी जाती है कि क्राइम करके गाड़ी छुपा दिया, अब गाड़ी में जो सॉइल है वो क्राइम सीन से मैच कर जाता है। कुछ ना कुछ इंसान छोड़ता ही है, वो कितना भी परफेक्ट होने की कोशिश करे। हाँ, वो अलग बात है अगर पहुँचे, थोड़ा बहुत एविडेंस छुपा दिया, किसी के साथ मेरा कनेक्शन है, तो मैं पैसे वैसे खिला के मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन अगर प्योरली उसको इन्वेस्टिगेट करा जाए, ऐसे कोई बचता ही नहीं, जैसे आप क्रैक करके साइड से निकल जाओ।
एक और बात पता है क्या होती है भाई, मतलब मैंने भी सुना है कि देयर इज नो परफेक्ट क्रिमिनल, और परफेक्ट टाइम हो भी नहीं सकता। वो एक्चुअली क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनकी या तो लापरवाही या तो उनकी कुछ नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब क्राइम तो क्रिमिनल परफेक्ट नहीं कर सकता, बट इनपरफेक्ट कौन से होते हैं जो इन्वेस्टिगेट जो करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस बारे में मैं ये बोलूँगा कि फोरेंसिक साइंस के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ। फोरेंसिक साइंस इज नॉट समथिंग विच इज़ प्योरली साइंस। इसमें आपका बहुत ज़्यादा ना कॉमन सेंस यूज होता है। जब हम फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई करते हैं ना, हमें मेनली बेसिक टेक्निक्स बता देते हैं कि इस तरह से किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, इसका सोल्यूशन ये है। लेकिन चीज़ों को लिंक करना कि अच्छा यहाँ पे मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, वहाँ पे मुझे वो रिजल्ट मिल रहा है, तो उन दोनों को लिंक करके अपना दिमाग इस्तेमाल करना, वो पूरा कॉमन सेंस होता है। सो ए फोरेंसिक साइंटिस्ट, एवरीबडी कैन नॉट बी ए गुड फोरेंसिक साइंटिस्ट, क्योंकि पढ़ा तो सबको सकते हैं, हर कोई स्कोर कर लेगा, लेकिन कॉमन सेंस हर किसी के पास नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसके पास एक अच्छा कॉमन सेंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, दैट पर्सन बिकम्स अ गुड फोरेंसिक साइंटिस्ट। जितना आप दिमाग लगा सकते हैं, बेसिक तो हर कोई सिखा देगा। इट्स लाइक मैंने आपको बता दिया कि भाई शूटिंग किस तरह से करनी है, ये अपर्चर है, ये फ्रेम रेट है, ये ISO है, तीनों की बेसिक मैंने बता दी। लेकिन आप उसके साथ कैसे प्ले करते हो, डिफरेंट सीन्स में आप किस तरह से प्ले करते हो, कैमरे का मूवमेंट किस तरह से करते हो, कंप्लीटली आपका स्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड भाई, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बीच में गुजर रहा हूँ अभी। एंड तो आई होप कि ये सब चीज़ें ना टाइम के साथ आती है, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉमन सेंस देखो पहले से ही होती है। कॉमन सेंस आगे भी बढ़ती है, बट इसमें मैटर करती है। आपको बेसिक चीज़ बताऊँ, ये वन ऑफ द केस स्टडीज़ में से मैं आपको थोड़ा टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमें ना एक लाश लटकी हुई मिली है ना, लाश। अब जब हमने उसको लाके उसका एग्जामिनेशन किया, तो हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने देखते बता दिया कि ये मर्डर है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ लाश में क्या क्या मिला। तो लाश में 2 चीज़ें मिली, जिसको टीचर ने, हमारे प्रोफेसर ने देख के बता दिया कि मर्डर है। मेन होता है लाइगेचर मार्क। लाइगेचर मतलब रस्सी लगाई होती है, तो उसका एक मार्क बनता है ना, यहाँ पे मौत के बाद ये मार्क बन जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी इंसान मर जाता है ना कोई फ्लूइड मुंह से बह जाता है, या फिर खून अगर नाक से आ रहा तो खून से बहता है। तो इन दोनों चीज़ से हमारे टीचर ने देखते बता दिया कि मर्डर है। ठीक है, सबसे पहली बात आप बताना कि आपका किस तरह से दिमाग चलता है। तो जो लाइगेचर मार्क है, ठीक है, वो नॉर्मल ऐसे बन रहा था, सिंपली आगे से लेकर पीछे तक प्रॉपर्ली बन रहा था, पूरा ऐसे सर्कल में। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से बन रहा था। ठीक है, और ये जो अपना मुंह से जो बह रहा था, अपना अंदर का जो भी फ्लूइड वगैरह है, वो कुछ इस तरह से बह रहा था, कान तक जा रहा था। ठीक है, मतलब कान में ऑलमोस्ट घुसने वाली कगार पर। ठीक है, इन दोनों चीज़ को उसने देख के बता दी कि ये मर्डर है। आपको क्या लगता है इसमें ऐसे क्या देखा उसने, उसको लगा मर्डर? भाई देखो, जहां तक मुझे लग रहा है ना, अगर कोई बंदा लटका है, फांसी लगाई है, तो ऑब्वियसली उसका फ्लूइड जो है ना वो नीचे आना चाहिए, जहां तक मैं समझ पाऊँ, क्योंकि वो ऐसे सीधा लटका है, साइड में कान की तरफ जाने का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। दूसरा जो लाइगेचर मार्क होता है, अगर उसको लटकाया गया है, तो आई थिंक वो ऐसे ऊपर वो कान के नीचे की तरफ गुजरता है, स्कल के ऊपर की तरफ, उधर की तरफ, लेकिन वो प्रॉपर्ली बन रहा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पता लगा कि पहले उसको मारा गया है, फिर लटकाया गया है। वो जो निशान आ रहा था ना, वो मेनली वो लटकने का निशान नहीं आ रहा था, उसको रस्सी से बांध के मारा था, क्योंकि लटका देगा तो तब भी ऐसे ही बन जाना चाहिए था ना। ठीक है, तो उसको रस्सी से बांध के मारा था, इसलिए प्रॉपर हॉरिजॉन्टल मार्क बन रहा था, ना कि वर्टिकल शेप। तो आपने देखा कि इट इज मोर ऑफ आप ऑब्जर्व क्या करते हैं, आपको कॉमन सेंस क्या कहता है, इसमें कोई साइंस तो लगा ही नहीं है। तो ये चीज होती है। साइंस तो बहुत बाद में आती है भाई, जब आप लैब में घुस जाते हैं उसके बाद साइंस काम करती है। तो काफी सारी चीजों को मिलाने के बाद आप एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि मर्डर है। इसने तो फर्स्ट देख के बता दिया कि मर्डर है, बट प्रूफ तो हम जाके पता लगेगा ना कि और क्या क्या चीजें हैं। जितने प्रूफ्स मिलते रहेंगे उतना ज्यादा कंफर्मेशन उस चीज के लिए कि हाँ मर्डर है। तो वो इस तरह से। अच्छा भाई, एक और बात कि एक होता है पोस्टमार्टम, एक होती है फोरेंसिक साइंस। ठीक है, फोरेंसिक साइंस के बारे में बात करें, लेकिन काफी सारे लोग जो है ना वो मतलब दोनों को सेम मान लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं पोस्टमार्टम और फोरेंसिक साइंस को। तो आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि कहाँ पर पोस्टमार्टम खत्म होता है और फोरेंसिक साइंस स्टार्ट होती है, या फिर बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसमें? I'll tell you the basic difference। इसमें क्या होता है ना, फोरेंसिक साइंस एक फील्ड है जिसमें मैं था, दूसरा एक फील्ड होता है फोरेंसिक मेडिसिन। तो जैसे कि लोग MBBS की पढ़ाई करते हैं, MBBS के बाद आप फोरेंसिक मेडिसिन एक फील्ड उसमें से निकलता है, दैट इज अ प्रॉपर डॉक्टर वाली फील्ड। ठीक है, तो जो फोरेंसिक मेडिसिन करते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन का मतलब खाने वाली मेडिसिन नहीं, उस फील्ड का नाम है फोरेंसिक मेडिसिन। तो जो फोरेंसिक मेडिसिन करते हैं वो लोग पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट आपका रोल पोस्टमार्टम का नहीं होता है।
तो जो ऑटोप्सी करता है यानी जो पोस्टमार्टम करता है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका काम है ऑटोप्सी करना यानी पोस्टमार्टम करना। तो पोस्टमार्टम बॉडी को चीरफाड़ करते हुए उन्हें कुछ चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल गले के निशान मिल गए, ब्लेड या फिर चाकू मारा हुआ है, गन शॉट है। उन्होंने ऊपर से अपनी रिपोर्ट बना दी कि भाई कॉज ऑफ द डेथ हमें ये लगता है। फर्दर कंफर्मेशन के लिए फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक, उसमें से जो भी हमें अंदर का फ्लूइड मिलता है, फर्दर कंफर्मेशन के लिए उसके बाद वो फॉरेंसिक लैब में चीज़ें जाती हैं। तो आपके हॉस्पिटल में पूरी बॉडी आई, फॉरेंसिक लैब में उसके हिस्से जाते हैं एक एक चीज़ का टेस्ट होने के लिए। अगर हमें शक है कि इसकी मौत कुछ उल्टा सीधा खाने से हुई है तो उसका इंटेस्टाइन का मटेरियल, स्टमक का मटेरियल वो जाएगा। हम फर्दर उसमें केमिकल एनालिसिस करते हैं कि किस तरह का केमिकल मिल रहा है, शायद इसके वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, तो फोरेंसिक मेडिसिन इज मेनली पोस्टमार्टम के बाद फर्दर एनालिसिस करने के लिए फोरेंसिक लैब्स में जाते हैं। पोस्टमार्टम तो एक बेसिक चीज है, मतलब किसी की डेथ हो जाए तो उसका पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम बेसिकली किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो कर सकते हैं। बट फोरेंसिक साइंस एक अलग ही डिपार्टमेंट हो गया, जो कि आई थिंक, आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हो तो, आई थिंक जो जैसे सीआईडी हम देखते हैं कि अलग से सीआईडी है, उसी में ही एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा आपको, वो अलग से मिलेगा। पुलिस के साथ होता है, उनका भी शायद कोई अलग से होता होगा डिपार्टमेंट, जहाँ पे फोरेंसिक वाले ही, फोरेंसिक जो टीम होती है वहाँ पे काम करती है अलग से, ऐसा कुछ होता है। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। या फिर हॉस्पिटल्स में होते हैं? हॉस्पिटल्स में ही होते हैं। हाँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ। कोई भी डॉक्टर ऑटोप्सी नहीं करता है, ठीक है। ये फोरेंसिक मेडिसिन एक सेपरेट फील्ड है, ठीक है। या तो आप एमबीबीएस करो, फिर फर्दर अपनी स्पेशलाइजेशन लोगों को ट्रीट करने में, हार्ट के आप स्पेशलिस्ट बन जाओ, ईएनटी स्पेशलिस्ट बन जाओ, या फिर अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर लेते हैं। उनमें से एक फोरेंसिक मेडिसिन भी है, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ लाश के साथ ही डील करना होता है, ठीक है। तो कोई भी डॉक्टर ऑटोप्सी नहीं करता है, जो कि फोरेंसिक मेडिसिन जिसने कर रखी है वो ऑटोप्सी करता है, ठीक है। और जो फोरेंसिक लैब्स होते हैं वो हॉस्पिटल्स में नहीं होते, वो अलग से लैब बसे होते हैं, सेंट्रल फोरेंसिक लैब या फिर रीजनल फोरेंसिक लैब, अलग से लैब होते हैं। इसमें आपको बॉडी नहीं पाई जाएगी, इसमें कोई भी लाश नहीं मिलेगा आपको, वो शायद टीवी में थोड़ा अलग से दिखाते हैं। इसमें आपको बॉडी भी आएंगी, हाँ, इसमें आपको बॉडी नहीं मिलेंगी, इसमें आपको एविडेंसेस मिलेंगे। एविडेंसेस मतलब किसी बॉडी का हिस्सा, स्टमक मिल जाएगा, इंटेस्टाइन मिल जाएगा, किसी का हार्ट अलग से भेजा हुआ है, किसी का लिवर किडनी भेजा हुआ अलग से। सिर्फ बॉडी की नहीं, अलग अलग तरह के और केसेस, जैसे कि हैंड राइटिंग के केसेस आते हैं, तो लैब में आपको डिफरेंट पेपर्स मिल जाएंगे। फॉर्जरी होता है ना, नकली पेपर बना देते हैं, साइन करवा लिया, प्रॉपर्टी लूट लिया, ठीक है, वो सभी लैब में मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि लैब में क्या क्या फील्ड उस लैब ने रखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है वो लैब पूरा का पूरा आर्सन से डील करता है, पूरा आर्सन मतलब फायर केसेस, आग लग जाती है, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं लोग, कभी कभार जानबूझ से खुद ही आग लगा दिया, तो पता कैसे लगेगा कि भाई इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए खुद ही आग लगा दी ताकि पैसे मिले, नया घर बनाए, ठीक है। तो इसको आर्सन बोलते हैं। तो कुछ लैब में डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या क्या फील्ड रखा हुआ है, बट इट्स मोर बेनिफिशियल कि अगर एक लैब में मल्टीपल फील्ड्स मिल जाए, कि अगर एक ही केस आया और उस केस से जुड़े हुए मल्टीपल एरियाज हैं तो एक ही लैब में सॉल्व होकर निकल गया। वरना अगर उस केस से अगर बहुत सारे फील्ड्स जुड़े हुए हैं तो कुछ चीज़ें इस लैब में भेजो, कुछ से उस लैब में, कुछ उस लैब में, तो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। स्पेशली डीएनए वगैरह कम लैब्स मिलते हैं इंडिया में। डीएनए को करना, आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना टाइम टेकिंग प्रोसेस, मतलब महीनों लग जाते हैं इसके ऊपर, तो हर लैब के पास होता नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा प्रोसेस। अच्छा भाई, आप टाइम के बारे में बात कर ही रहे हो, तो एक बात और बता दो कि कितने टाइम तक, मतलब डेथ के कितने टाइम बाद तक हम फोरेंसिक साइंस, मतलब जो भी क्लूज होते हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं? टाइम होता है उसके बाद वो काम भी नहीं रहते होंगे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाएगा ना, एविडेंस उतना ज़्यादा कंटामिनेट होने के, ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रोड पे हमें अगर कोई टायर मार्क मिला, एक्सीडेंट केस हम डील कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे धीरे धीरे वो टायर का मार्क गायब होने लगता है। तो फोरेंसिक का हमेशा एक रूल है, जितना जल्दी पॉसिबल है एविडेंस कलेक्ट करो, जितना जल्दी पॉसिबल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं कि ये वाला एविडेंस, मतलब हर एक एविडेंस इतने दिन में खराब हो जाएगा। सबका अपना एक टाइम फ्रेम होता है, यानी कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी। फिंगरप्रिंट्स ले लिए, वो 2 से 4 दिन में गायब भी हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ करके कंटामिनेट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का एविडेंस है वो और किस लोकेशन में प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितने जल्दी से कलेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये रूल अप्लाई होता है, जितना ज़्यादा आप टाइम बिताते जाएंगे, जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाएगा, चांसेस ऑफ कैचिंग और चांसेस ऑफ सॉल्विंग दैट गोज अ लिटिल डाउन, और डिफिकल्टी लेवल हमारा बढ़ जाता है।
तो ये तो बात हो गई भाई जो क्लूज होते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें एक बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, तो वो भी एक टाइम के बाद डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको या तो किसी तरीके से, आई थिंक, मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि किसी तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाता होगा, ऑर्गन्स या बॉडी को, या फिर बिना प्रिजर्व किए भी हम कब तक उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसा। हाँ, कभी कभार क्या होता है ना, हमारे पास लैब में इतने सारे केसेस होते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन उन सब का टर्न आने में, उन सब की बारी आने में टाइम लग जाता है। तो ऑब्वियसली हम सोल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, सलाइन वाटर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, नमक, जनरल नमक मार्केट से मंगा के डब्बे में भर के सेव कर देते हैं। एक मैं इससे ना आपको किस्सा याद दिलाता हूँ। हम लोग थे रीजनल फॉरेंसिक लैब, ठीक है। तो वहाँ पे एक रूम था सिर्फ विजरा बचा के रखने के लिए। विजरा मतलब जो इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके हिस्से डब्बों में रखे रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी दिन बाद एक विजरा का केस नंबर आया कि भाई इसका टर्न है, तो जाओ निकाल के लाओ। तो हम लोग घुसे विजरा सेक्शन में, हमने गेट खोला, खोलते ही बहुत गंदी स्मेल आने लगी। और वहाँ पे जो भैया हैं मेनली हम उनको बोल देते हैं कि भैया वो विजरा उठा के ले आओ, क्योंकि ना उनको कुछ डील तो करना नहीं, सिंपली डब्बा लेके आना है। तो उन्होंने जैसे वो डब्बा पकड़ा, थोड़ा बहुत हिल गया और ब्लास्ट हो गए। ओ भाई, पूरे छत पे इंटेस्टाइन, हमारे चेहरे पे इंटेस्टाइनल के टुकड़े। वो बड़ा गंदा सीन था। तो वो केस खराब होने के चांसेस है, लेकिन फिर भी डब्बे में रह गया था। तो उस बच्चे कुछ से हमने डील कर लिया, करना पड़ा भाई, मजबूर। हाँ। तो इस कहने का कुछ मतलब नहीं है, बस एक मैंने केस शेयर करा कि ये सब भी हमारे साथ हो जाता है। मतलब गैस बिल्डअप हो जाता है ना डब्बे के अंदर, तो फट के पूरा एक्सप्लोड हो गया। तो वो भी होता है, बहुत मतलब गंदा सीन होता है यार। मतलब ऐसा मतलब स्मेल आता है ऐसा। कुछ तो हमारे जब इनिशियली हम इंटर्नशिप वगैरह करते थे, कुछ हमारे साथ के जो लोग थे वो बेहोश हो जाते थे, लड़कियां रोने लग जाती थी। मतलब बिल्कुल घिनौनी चीज़ होती है। जब मैं पोस्टमार्टम असिस्ट करने लगा था, मेरी मम्मी जब मैं घर पे आता था ना, मुझे मतलब शुरू में तो बोलते थे घर में मत आ, और फिर धीरे धीरे ऐसे बोलने लगे कि ठीक है नहा के अंदर है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट उनको अंदर से रहता है कि यार कहाँ से आ रहा है, क्या क्या करके आ रहा है। तो आफ्टर पॉइंट उनको दिक्कत होने लगी थी मेरे फील्ड से, प्रोफेशन से। ना हमारा फिटनेस कुछ अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट शुरू में होती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? किस चीज़ के साथ? एक जो डेड बॉडी आपने देखी वहाँ पे, जैसे आपने बताया काफी सारी चीजें होती है, बदबू आती है, थोड़ी घिन आती है, आपके साथ क्या कैसा? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो अजीब सा था ना, वो ऑटोप्सी रूम में ही था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट, मतलब मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड हूँ व्हेन इट कम्स टू खून वून, है ना। तो क्योंकि अपने आप के लिए एक परसेप्शन था, तो जब भी मैं अंदर गया तो मैं कोशिश करी कि नहीं मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, तो कोशिश करी, लेकिन अंदर से वो फीलिंग थी। तो अंदर जाते ना अजीब टाइप के स्मेल आते हैं, बहुत गंदे स्मेल आते हैं। और कभी कभार खाते हुए ना आपको वो स्मेल रिकलेक्ट होता है, आपको लगता है यार फिर से वही स्मेल आ रही है, तो आपको अपने खाने से घिनाने लगती है। बट आफ्टर अ पॉइंट हम यूज होने लग गए। ऑटोप्सी के बगल में जस्ट हमारा ऑफिस था, मतलब ऑटोप्सी का रूम खोल के आप बाहर आए, जस्ट राइट में जाओगे, हमारी ऑफिस थी, वहाँ पे हम बैठ के लंच वंच करते थे। तो आफ्टर अ पॉइंट हम इतने ज़्यादा हमारे लिए नॉर्मल था कि बगल में बैठ के लंच करते हैं, मतलब फटाफट ऑटोप्सी करके आए, लंच टाइम हो गया, खा रहे हैं वहीं पे, इतना ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। वहीं पे करोगे, कहीं 5 किलोमीटर दूर तो जाओगे नहीं भाई। और इनिशियली थोड़ा सा डर भी लगता था, मतलब सामने ऐसे लाश पड़ा हुआ है, आंखें खुली हुई हैं, कोई है नहीं, मैं खड़ा हूँ और मेरे को देख के थोड़ा अजीब सा लगता था। आफ्टर पॉइंट आप यूज्ड टू हो जाते हो, मतलब आपको ना, आप ना फिर इंसान और लाइफ को लेके आपका ना एक तरह से मोह माया सा खत्म हो जाता है। आपको ना दिखता है कि यार घूम फिर के यहीं आना है, और जिस तरह से हम वो डील कर रहे होते हैं ना, हमें समझ आता है कि यार कोई इज्जत नहीं, मतलब इज्जत नहीं इन सेंस ऑफ, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अजीब तरह से डील करा जा रहा है, ऐसे पड़े हुए हैं और हम लोग जब उसको काट पीट रहे हैं, कोई इमोशंस नहीं है, ले चर काट दिया फाड़ दिया, मतलब इस तरह से हम मरने के बाद डील हो रहे हैं। तो क्या ही रखा लाइफ में, तो एक वो पर्सपेक्टिव आपको मिलने लगता है। एक बात भाई, जितना मैं समझ पाया, जब से मैं थोड़ा बड़ा हुआ, चीज़ों को समझने लगा हूँ, 14-15 साल का हुआ हूँ, तब से मुझे पता चला है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ मतलब अपनी जो विल होती है, उस अपनी विल में मेंशन कर देते हैं कि भाई जब भी मेरी डेथ हो जाए तो मैं अपनी चाहूँगा कि ऑर्गन्स डोनेट की जाए, या फिर कुछ फैमिलीज होती है वो करवा देती हैं। तो ऑर्गन डोनेशंस के साथ भी ये डिपार्टमेंट डील करता है, या इसका अलग होता है? फॉरेंसिक का ऑर्गन डोनेशन के साथ कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर ऑर्गन डोनेशन है, जैसे ही ऑटोप्सी रूम में आता है, इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या क्या ऑर्गन निकलना है, तो वहीं से अलग से निकाल के रख दिया जाता है। अच्छा, जब फोरेंसिक साइंस होता है या पोस्टमार्टम होता है, मतलब किसी केस की बात कर रहा हूँ, किसी केस के अंदर उस पर केस चल रहा है, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है,
उसके बाद आप उस बॉडी का क्या करते हैं, उन ऑर्गन्स क्या करते हो? क्या वो डोनेट हो सकते हैं या उनको बस नहीं, किसी काम के नहीं हो? फिर किसी काम के नहीं होते। किसी काम के नहीं उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, कोई उनका काम नहीं होता है, क्योंकि वो जो आया है उसका तो भाई हमें एग्जामिनेशन करना है, और एग्जामिनेशन करने के लिए वो चीर फाड़ करके लाए हैं, वो फंक्शनल नहीं रहा ना, तो उसका कोई यूज़ नहीं है फिर। तो ये यानी कि डोनेशन तो तुरंत ही हो सकते हैं, हाँ हाँ, घंटों के अंदर। हाँ टाइम फ्रेम्स होता है हर एक ऑर्गन का। हार्ट, लिवर, लंग्स वगैरह हो गए वो 4, 8, 10 घंटे वाले। किडनी वगैरह हो गई वो मल्टीपल 36 आवर्स तक हो जाता है। बाकी जो मेन वाइटल ऊपर ऊपर वाले ऑर्गन्स है वो 8 घंटे मैक्स उनका होता है, उसके अंदर अंदर करना होता है। केसेस सुना होगा आपने, एम्बुलेंस में भगा रहे हैं तेज पहुंचाना है दूसरी सिटी में, तो हाँ ये थोड़े वाइटल ऑर्गन्स को कम टाइम में ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो अच्छी बात। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था भाई, क्योंकि मैं बैठे बैठे कई बार सोचता था भाई ये कर तो रहे हैं डॉक्टर सालू के, ये चीर फाड़ कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे इसका? फिर कुछ नहीं होता। अरे डॉक्टर सालोकी वाली चीज बताता हूँ ना, काफी गलत वे में दिखाते हैं। एंटरटेनमेंट की वे में लो तो ठीक है, बट अगर उसको प्योर ऐसे ले रहे हो कि हाँ ऐसा ही होता हो, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर सालोकी वो एक ही पर्सन होता है, वो सारे केस सॉल्व कर लेता है। मतलब वो आर्सन में भी घुस जाएगा, वो फॉर्जरी में, फिंगरप्रिंट में घुस जाएगा, वो बायोलॉजी में घुस जाएगा, वो केमिस्ट्री में घुस जाएगा, वो सब में घुस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एक का अपना फील्ड होता है, ठीक है। एक पर्सन है, उसका अपना एक स्पेशलिस्ट होता है। मतलब फोरेंसिक के अंदर भी अलग अलग फील्ड्स होता है, ठीक है। एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है, ठीक है। एक फोटोग्राफी में होता है, उसको सीन का फोटोग्राफ वगैरह लेना है, कैसे करना है, ठीक है। एक कलेक्शन में बंदा होता है। दूसरा, मैं आर्सन बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि कोई नाम पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे बार बार। आर्सन मतलब फायर केसेस, ठीक है। एक फॉर्जरी का हो जाता है, एक हैंड राइटिंग हो जाता है, सब अपने फील्ड में होते हैं। OTV में दिखाते हैं कि एक ही बंदा सारे फील्ड कवर कर रहा है, ऐसा नहीं होता। भाई आप काफी बात कर रहे हो आर्सन के बारे में, पूछना थोड़ा पड़ता सा पूछना बनता है, क्या होता है थोड़ा सा बताओ यार इसके बारे में, मैंने पहली बार सुना है। आर्सन का, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट एन आर्सन का एक्सपर्ट। मतलब सब्जेक्ट की बात करें, आई वाज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। बट आर्सन का सिंपली मतलब है कि फायर से रिलेटेड। एक बंदा है, उसने घर में खुद ही आग लगा दी और क्लेम कर रहा है इंश्योरेंस, तो उसको कैसे पता लगाएं कि अपने आप लगी है फिर खुद लगाया है। तो उसमें भी काफ़ी फायर के पैटर्न्स हम देखते हैं, रूम का कालापन है ना, किस हद तक आग लगी है, तो वो भी अपने आप में एक अलग डेप्थ में जाता है। मैं उस फील्ड में नहीं था, बट ऊपर ऊपर से मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि फायर का इन्वेस्टिगेशन, कि आग किस तरह से लगी, सोर्स क्या है, जानबूझ के लगाई गई या खुद से लगी, तो दैट इज मोर इनटू दैट। तो मानस भाई, अभी हम डॉक्टर सालुकी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। ऐसे ही मतलब मैं काफी टाइम से ऐसा मतलब मैं देखते हुए आ रहा हूँ, ये मूवीज देखी काफी सारी, और मुझे ऐसी ही मूवीज पसंद है जिसमें कुछ साइंस रिलेटेड बातें हो, मर्डर मिस्ट्री हो, ये सब वगैरह हो, तो मैं देखते रहता हूँ काफी। तो मानस भाई, क्या क्या ऐसी चीजें जो मूवीज में एग्जैजरेट करके बताई जाती हैं और रियल लाइफ में वो चीजें नहीं होती हैं? ये पूछा ना आपने सही सवाल। सबसे पहली बात, फोरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं ना, उनका अपना एक फील्ड होता है ना। वो हर चीज़ नहीं सॉल्व करते हैं। आप मूवीज या फिर स्पेशली CID वगैरह में देखेंगे, वो एक ही इंसान होता है, वो सब कुछ सॉल्व कर देता है। जैसा अभी आपने बताया सालुकी। ऐसा नहीं होता है भाई, सबका अपना एक फील्ड होता है। और दूसरी चीज़ है, आप मूवीज में देखेंगे कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आके एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ना, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है। यहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को तभी बुलाएंगे जब कोई हाई प्रोफाइल केस हो। छोटे मोटे केसेस में पुलिस ऑफिसर्स जाके अपना रफा दफा करते हैं, इतने गंदे तरीके से वो कलेक्ट करते हैं ना एविडेंस, आप पूछो ही मत। मैंने आपको एक बार बताया ना कि जब हम लैब्स में वो आते थे या फिर पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रूम में आते थे, हम उनको सुनाते थे, कुछ नहीं आता उनको कलेक्ट करना भाई। एक रेप केस था, बच्ची का रेप केस, पता नहीं क्या उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करा था, कैसे करा था, वो मेरा केस नहीं था, बट हमारे जो सीनियर थे वो गंदी तरह से गालियों में बात करी, वो बेचारा मुंह लटकाते हुए बाहर गया, और सीनियर ऑफिसर था वही। तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ में परफेक्ट दिखाते हैं, रियल लाइफ में इतना परफेक्ट नहीं होता है। मूवीज़ में दिखाते हैं कि भाई केस फटाफट सॉल्व हो गया, केस यहाँ महीनों महीनों तक सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि एक तो कुछ प्रोसेस होता है जो हमें मशीन्स में करना होता है, DNA एक्सट्रैक्शन वगैरह, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, महीनों लग जाते हैं उस पर। और उस लैब में अगर मल्टीपल DNA के केसेस आए हुए हैं, तो एक तो हमारा नंबर आएगा, उसके बाद उसको करने में महीने लग जाते हैं। तो ये सीन होता है कि जितना जल्दी सॉल्व होता है उतना जल्दी रियल लाइफ में नहीं होता है, और जितने क्विकली उनको मिल जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो भी क्रिमिनल्स, इतने क्विकली मिलते नहीं हैं। कई बार हमें क्रिमिनल्स मिल भी जाते हैं, और फिर इस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं कि और लंबा खिंच जाता है वो केस, तो इतना ईजी नहीं होता है।
वही बात है ना भाई, वहाँ पे दिखा दे कोई भी केस वो पकड़ते हैं, हाँ भी हो गया सोल्व। हो गया सॉल्व। लेकिन रियल लाइफ में पता नहीं कितनी ऐसे केसेस होंगे जो एक मिस्ट्री बन के रह गए हैं। मिस्ट्री बन कर जाती है। हाँ, एविडेंस की कमी की वजह से, एविडेंस कंटामिनेशन कर देने की वजह से, और कभी कभार पूरे हैंडलिंग के वजह से, क्योंकि ना लोग, पीपल आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स, उनकी खुद की पूर हैंडलिंग की वजह से केसेस ऐसे रह जाते हैं कि नहीं पता अब क्या करें, केस क्लोज। अब वही बात है ना, मतलब वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई अलग से नहीं है जो ट्रेंड है, हाँ वो जनरल है। अभी वो कोशिश करी जा रही है कि पुलिस वालों को ट्रेन किया जाए, लेकिन नहीं, मतलब मैं पर्सनल अपना बताऊं तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि बात बन रही है। मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। आई हैव टॉक टू गुड पुलिस ऑफिसर्स, आई हैव ऑल्सो सीन पुलिस ऑफिसर्स, क्या बोलूँ, मतलब गंवार कह सकते हो आप उनको, कुछ भी नहीं बताया, पता नहीं कैसे आ गए हैं, बस फिजिकल पता नहीं क्या ही क्लियर कराया अपना उन्होंने। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट कलेक्टिंग एविडेंसेस, हाउ टू प्रेजेंट, कुछ भी नहीं पता। सो रियल लाइफ और मूवीज में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। मतलब काफी लंबी एक जर्नी होने वाली इंडिया के लिए इन चीजों में परफेक्ट बनने के लिए। हाँ, यहाँ पे वही सीन मैंने बताया ना कि जब तक एक हाई प्रोफाइल केस ना हो, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या होते हैं किसी को नहीं पता। छोटे मोटे केसेस में आप कहाँ देखते हो फोरेंसिक एक्सपर्ट, एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि फोरेंसिक साइंस क्या होता है। जो बच्चे सीआईडी वाईडी देखते हैं उनको पता है, उनको पता है। हाँ। स्कोप की भी बात करें, थोड़ा सा मैं स्कोप कवर कर सकता हूँ कि अगर कोई फोरेंसिक साइंस इंडिया में कर रहा है, फिर करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या स्कोप है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, या फिर जो लोग यहाँ पे अभी फोरेंसिक साइंस में ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो काम कर रहे हैं, वो शायद डिसएग्री करेंगे, और फॉर ऑब्वियस रीजंस वो डिसएग्री करेंगे, क्योंकि वो खुद अभी इस प्रोफेशन में है, तो उसको तो वो अच्छा ही बोलेंगे, है ना, और लोगों को लाना चाहेंगे। बट मी who has done it now, who is doing something else, मैं आपको अनबाइज्ड ओपिनियन अपना दे सकता हूँ। प्लीज ना करें जब तक इसका अच्छे से ग्रोथ ना हो जाए, क्योंकि डिमांड नहीं है, और किसी भी फील्ड में जब तक डिमांड नहीं है उसमें पैसा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुढ़ापे तक सीनियर ऑफिसर बन जाएंगे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द आप जवानी कुछ थाउजेंड्स में बिताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इस एज में कुछ थाउजेंड्स की कमाई में कुछ नहीं होता है। यानी कि भाई आप मॉनेटरी टर्म्स में कहना चाहते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में कह रहा हूँ कि अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हाँ, और आपका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में, हाँ, तो मत जाओ। हाँ, बस सीआईडी देख के मत चले जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको कोई एक फील्ड मिलेगा, और वो फील्ड डिमांड में है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। अब इंडिया में साइबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो अगर आपको फोरेंसिक करना है एंड इफ यू गोइंग टू साइबर फील्ड, तो शायद इसमें थोड़ा बहुत आप अच्छा कमा पाओगे, लेकिन एवरी अदर फील्ड इज नॉट दैट मच डेवलप्ड, दैट मच हैज ग्रोन। तो पैसों के मामले थोड़ा सा है मेरा। वन ऑफ द रीजंस वाज दिस कि मैंने अपना फील्ड स्विच करा ग्रेजुएशन के बाद। आई वांटेड टू कंटिन्यू, लेकिन मुझे फॉरेन जाना था, क्योंकि फॉरेन में ही इसका अच्छा खासा वो है, एंड साइबर वगैरह फॉरेन में बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन माई पेरेंट्स डिडंट एग्री टू दिस, मतलब इकलौता ही हूँ, दे वांटेड कि मैं जो कुछ भी करूँ यही करूँ। एंड जब तक मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, आई वाज टू मच इनटू फिटनेस, तब तक मैं लोगों को ट्रेनिंग कराने भी लग गया था, नॉट प्रोफेशनली, बट क्योंकि मैं अच्छा कर रहा था तो मेरे पास आते थे क्लाइंट्स, तो मैं ट्रेन कराना लग गया था। तो अब उस टाइम पे जब मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो फिर मुझे ऑल ऑफ अ सडन क्लिक हुआ कि यार नहीं, मैं अगर इस चीज़ में अच्छा हूँ, फिटनेस में अच्छा हूँ, आई शुड कैरी दिस फॉरवर्ड। तो तभी मैंने अपना फिटनेस का यूट्यूब या इंस्टाग्राम शुरू करा, तभी से शुरू करा, एंड बस सबसे अच्छा चल रहा है। आई डिड अ जॉब एज अ फिटनेस ट्रेनर अंडर अ कंपनी, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, देन आई स्टार्टेड थिंग्स ऑन माई ओन। अभी मैं खुद ही लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, आई हैव अ स्मॉल टीम, एडिटर के एंड कोचेस की टीम है, सब हम काम करते हैं, अच्छा चल रहा है। फर्दर एक्सपैंड करने का भी कुछ प्लान्स वगैरह है, वी आर ऑल्सो गेटिंग इनटू सम अदर फील्ड्स एज वेल। सो अभी आई एम हैप्पी दैट यस आई चेंज्ड माय फील्ड एंड आई एम डूइंग मच मोर बेटर देन व्हाट आई वाज। तो या अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब आपने सोचा अपने हिसाब से, अब आप काम कर रहे हो, ग्रोथ आ रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर इन फ्यूचर आपको चांस मिलता है फोरेंसिक साइंस में जाने का, यानी कि उसी फील्ड में जाने का, कंटिन्यू करने का, तो आप करोगे? डिपेंड्स यार, एक्चुअली डिपेंड्स। कुछ लोग इरिटेट होंगे डिपेंड्स वर्ड से। am I interested in the field? Definitely yes. Are you giving me enough money? If yes, I want to go. If you're not giving me enough money, interest होने के बावजूद I don't want to go.
पैसा सब कुछ है, लिटरली मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, दुनिया के सामने बोल रहा हूँ, पैसा सब कुछ है, ठीक है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकती, ये कहीं सुना है मैंने, लेकिन पैसा वो हर चीज दे सकती है जिससे आपको खुशी मिल सकती है। अच्छा भाई, एक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन कि मैंने कुछ मूवीज में देखा है, मुझे मूवी का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें क्या क्या था ना कि जो विलन था, शायद आपको मूवी याद आ जाए, वो क्या करता है ना, वो कुछ मिनट्स के लिए अपनी हार्ट बीट, अपनी सांसें सब कुछ रोक लेता है, एंड ही एक्टेड लाइक ही इज डेड। ओके, उसकी तो बात नहीं हो रही है, किक में से नवाजुद्दीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किक। तो ऐसा सच में भी होता है कि कुछ मिनट के लिए हम एकदम मतलब लोग देखे आए, चेक करे भाई ये तो मर गया है, ऐसा कुछ फेक कर सकते हैं हम डेथ को? कुछ मिनट का मतलब 2-2.5 मिनट तक लोग अपने को ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन गेटिंग लाइक अ 15 मिनट्स 20 मिनट्स इज नियरली इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आप ना हार्ट बीट नहीं रोक सकते। हार्ट बीट कैसे रोकोगे? सांस रोक लोगे ना, हार्ट वही मैं पूछना चाहता हूँ। पंप नहीं करेगा तो ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। और आई थिंक आपने रोक भी ली तो फिर तो आप वैसे मुझे एक्टिंग करने की जरूरत, हाँ राम नाम सत्य हो जाएगा, और क्या चाहिए? फिर वो एक्टिंग थोड़ी लंबी चली जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा केस, मतलब मुझे मजा आता है इसमें बात करने में, है ना, मैं आपका टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये केस एक्चुअली हमारे पास आया हुआ था, आई होप मैं आंसर कर पाऊँ। लेट्स सी, ये केस हमारे पास आया हुआ था। एक बंदा था, वो मतलब हमारे पास उसकी मतलब बॉडी आई, हम लोग ऑटोप्सी रूम में थे, और बताया हमें ये गया कि जिन लोगों ने उठाया है, फिर जो जिन्होंने बॉडी हैंड ओवर करी है, वो ये कह रहे हैं कि इसकी डूब के मौत हुई है, ठीक है। अभी हमने उसकी बॉडी को ली, हमने चीर फाड़ करा, अब बताओ हमें ये कैसे पता लगेगा कि डूबने के वजह से मौत हुई है या फिर मार देने के बाद उसको नदी में फेंक दिया गया है? देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना, मैं आपको हिंट देता हूँ। चलो हिंट भी नहीं होगा, मतलब एक आइडिया देता हूँ कि इसमें कुछ भी साइंस नहीं है, जैसे मैंने कहा फोरेंसिक साइंस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओ, इसमें कैसे पता? हाँ ठीक है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, देखो जब इंसान जिंदा होता है ना, तब वो सांस लेता है, ठीक है ना, और ऑब्वियसली वो पानी के अंदर जाएगा, तब भी उसकी बॉडी सांस लेने के चक्कर में पानी को अंदर खींचेगी, पानी अंदर जाएगा, जो कि उसका कुछ तरीका होगा, वो नेचुरली जाएगा, ठीक है ना, तो वो एक तरीका है। और जबकि जब वैसे डूब जाए, जब मरने के बाद डूबेगा, तब जो उसके शरीर में पानी पाया जाएगा उसमें कुछ फर्क होगा, मे बी ऐसा कुछ। तो मैं थोड़ा बहुत सही हूँ लगभग, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, ऑलमोस्ट सब सही हो। यही बात है कि अगर वो डूब के मरा है तो उसके लंग्स में हमें पानी मिलेगा, अगर वो मरने के बाद डाला गया उसके लंग्स में पानी नहीं होगा। दैट्स द सीन। अच्छा मानस भाई, एक और बात कि लोग कह रहा हूँ, जो पुलिस वाले होते हैं या फिर जो भी पहले जो डॉक्टर पहुंचता है, वो तुरंत बता देते हैं कि उसका हाथ पकड़ता है, जो भी करता है कि भाई इसकी बॉडी इतनी ठंडी है, इसकी मौत तो 2 घंटे पहले हुई है या इतने 7 बजे करीब हुई, वो कैसे पता लगता है? क्या हम गैस कर सकते हैं? हाँ, ये अगेन थोड़ा ना उस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, रियलिटी और मूवी में वो तुरंत नहीं पता लगता ना यार, मल्टीपल चीज़ें देखी जाती है, फिर एक अप्रॉक्स आइडिया लगता है, क्योंकि ना मरने के बाद कुछ स्टेजेस आपके होते हैं बॉडी में, फलाने चेंजेस आने लगते हैं, तो उन चेंजेस के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल इसको हम अर्ली चेंजेस बोलते हैं, इमीडिएट चेंजेस बोलते हैं, फिर लेटर फर्दर चेंजेस बोलते हैं। एक होता है कि मरते ही ना तुरंत कुछ ही 2 घंटे के अंदर अंदर आपका फेस पेल पड़ने लगता है। पेल मतलब वो जो रेडिश कलर ब्लड की वजह से वो नहीं रहता है, पीला पेल मतलब थोड़ा सा फेड होने लगता है, ठीक है, वो सफेद पना बोल सकते हैं, ब्लूइश पना बोल सकते हैं, हल्का सा वैसा आने लगता है, बॉडी ठंडी हो जाती है। दैट इज अगेन अनदर चेंज। इसको हम एल्गर मोटिस, रिवर मोटिस, राइगर मोटिस, थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, इसके अंदर आते हैं। बॉडी का ठंडा पड़ जाना, ठंडा पड़ना एक्चुअली कॉमन मैन के लिए है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आपको टेक्निकली समझाऊं, बॉडी क्या करती है कि अपने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसमें आने की कोशिश करती है, क्योंकि अब तो वो जिंदा नहीं है ना। कोई भी चीज़, अगर ये एसी चल रहा है हमारे पास, तो ये चीज़ यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से उतनी ठंडी हो जाएगी ना जितना इन्वायरमेंट ठंडा है। तो अब जब बॉडी मर गई, वो भी एक चीज़ है, तो वो उतनी ठंडी या फिर उतना ही गर्म बनेगा जितना इन्वायरमेंट है। तो हम ठंडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेचुरली जो बॉडी होती है ना हमारी वार्म होती है, और बाहर का इन्वायरमेंट थोड़ा सा बॉडी के इन्वायरमेंट से हल्का सा ठंडा ही मिलता है हमें। बॉडी ठंडी क्यों हो जाती है? ठंडी इसलिए होती है क्योंकि कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, बॉडी अपने आप को वार्म रखने के लिए कोई मशीन है, मशीन चल रही है तो गर्म रहता है। अब जब मशीन चल ही नहीं रही है, बॉडी का अपने आप को वार्म रखने की जो सिस्टम होते हैं वही नहीं चल रहे हैं, तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती, ठीक है। बॉडी कंटिन्यूसली काम करती है अपने आप को वार्म रखने के लिए। अब जब बॉडी में जान ही नहीं है
तो वो प्रोसेस जो है अपने आप को वार्म रखने की, वो प्रोसेस काम नहीं कर रहा है अब वो, ठीक है। तो अब क्या करेगी, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट है बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही बन जाता है, ठीक है। ये हो गया, एक हो गया अल्गर मोटिस, लिवर मोटिस, मसल्स का स्टिफ हो जाना, एटीपी होता है, हाँ एनर्जी करेंसी होता है, लैक्टेट वगैरह जमा होने लग जाता है। तो एक्टिन मायोसिन ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, मतलब मसल्स जो है अगर डीप 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 जाओगे, अंदर अंदर जूम इन करते जाओगे, तो एक्टिन मायोसिन नाम के फाइबर्स होते हैं जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और लेंथन करते रहते हैं, तो वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। तो जैसी बॉडी रह गई वैसी रह गई, फर्दर मूवमेंट होना बंद हो जाता है। आफ्टर फ्यू आवर्स वो नॉर्मल ढीला, मतलब फिर हिला सकते हो आप उसको। तो इन मल्टीपल चीज़ों को देख कर ना एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि इतने देर पहले बॉडी की मौत हुई होगी। एक फैक्टर नहीं बताया गया अच्छा इतनी देर पहले मौत हुई होगी, तो एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया लगाया जाता है, क्योंकि पता है कि इस चीज़ को होने में कितना टाइम लग जाएगा। मतलब बॉडी अगर ठंडी पड़ रही है, बॉडी कितनी देर में ठंडी पड़ती है उनको पता है, तो अगर बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, अच्छा लगभग इतने देर पहले मौत हो चुकी होगी। अगर बॉडी सड़ने लगी है, दैट मीन्स वो टाइम बताएगा ना कि अच्छा बॉडी इतने दिन में तो सड़ नहीं सकती, मतलब इतने दिन हो चुके होंगे तभी सड़न नजर आ रही है। तो ना इस तरह से एक एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं होता है कि बता देता ना कि इतने बजे मौत हुई है, नहीं, एक अप्रोक्सीमेशन टाइम होता है इतने बजे मौत हुई है, फिर भाई 7 बजे मौत हुई है, एक काम करो 6:30 से 7:30 के बीच की कैमरा फुटेज निकालो, तब हम देखेंगे क्या क्या हुआ है। तो एक अप्रोक्सीमेशन दिया जाता है कि लगभग इतने बजे आसपास की 2-4 आवर्स प्लस माइनस करके उस एक ना आपको वो दे दिया, नैरो करके दे दिया कि इसके अंदर देखो कुछ मिल सकता है। 5-6 घंटे का ड्यूरेशन मिल जाता है कि इतने बीच में, फालतू में हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं, इतने घंटे में देख सकते हो। ठीक है। एक और क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नहीं है, एक जनरल टॉक होने वाली है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। देखो इंडिया में ना, बल्कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में लोग ऐसा मानते हैं कि सोल यानी आत्मा, कि हमारे शरीर में आत्मा होती है। तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स आपकी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चलो आप बताओ, आप मानते हो कि शरीर में आत्मा होती है या फिर लाइफ आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं इस चीज को? क्या क्या सोचते हो आप लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में? देखो पर्सनली मैं नहीं मानता कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेरा मानना है नेगेटिव एनर्जी टाइप्स चीज़ें होती हैं, है ना। आई वोंट से कि वो आत्मा है, ठीक है, आपकी सराउंडिंग में एनर्जीज होती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, दैट आई बिलीव, दैट आई एक्सेप्ट। भगवान, लोग बोलते हैं कि भगवान है, आई डोंट बिलीव भगवान है। आई बिलीव कि कुछ तो है जो हमें चला रहा है, चला रही है, इंसान हो कुछ भी हो। आई डोंट बिलीव कि वो भगवान है, आई डोंट बिलीव कि वो भगवान है, क्योंकि भगवान को लोगों ने शेप दे दिया है, पिक्चर दे दिया है। तो ये सब चीज़ें ना मुझे कहीं ना कहीं इट पुल्स मी अवे फ्रॉम द भगवान वाला कॉन्सेप्ट। अगर मुझे ये बोला जाए कि हाँ देयर इज समबडी, देयर इज समथिंग जो इस दुनिया को चला रही है, मैं ठीक है मान लूंगा। लेकिन ये बोला जाए कि ये भगवान है, इनका सब कुछ कराया है, ये थोड़ा सा मुझे भगवान के कॉन्सेप्ट से दूर ले जाता है उल्टा। इस पे भाई मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि अभी आई थिंक 2 या 3 एपिसोड पहले हमारे एक पॉडकास्ट हुआ था मिस्टर उदय के साथ में, जो सनातन धर्म के बारे में था। लेकिन उन्होंने हमारे सनातन धर्म को उन्होंने साइंटिफिक वे में बताया था। जैसे आप कह रहे हो ना, उन्होंने भी यही कहा कि भाई भगवान का कोई स्ट्रक्चर, कोई फेस जो हमने दे रखा वो नहीं होता है। उनका क्या कहना था कि ये एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, एक एनर्जी है जिनको हम भगवान का फॉर्म हमने दे दिया है आजकल। लाइक 3 चीजें होती हैं, क्रिएशन, उसके बाद प्रोग्रेस जो काम हो रहा है, देन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। तो उन्होंने क्या एग्जांपल दिया था, मैं थोड़ा बताऊंगा कि जैसे क्रिएशन, उसको लोगों ने नाम दे दिया ब्रह्मा जी का। जो काम हो रहा है, प्रोग्रेस जो हो रही है, उसको लोगों ने नाम दे दिया विष्णु भगवान का। एंड डिस्ट्रक्शंस, उसको दे दिया महादेव का नाम, भगवान शिव का नाम। यानी कि यही 3 चीजें, कोई भी काम हम करते हैं, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो वहां जो काम है, एनर्जी लगी, वो ब्रह्मा जी से लोगों ने रिलेट कर दी। काम हम करने लग रहे हैं, उसको रिलेट कर दिया लोगों ने विष्णु जी से। और अगर वो काम जब हमारा खत्म हो गया, या फिर जो उसका जो फल है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, वो महादेव या शिव से रिलेट करते हैं। बस एक फेस, एक शेप दे दिया गया। हाँ, बस एक फेस और शेप दे दिया। मेरा भी एक और चीज मानना है कि ना जो भी भगवान का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली सोसाइटी को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। अगर हमारे पास पेरेंट्स नहीं है या फिर कोई भी गार्जियन नहीं है, हमारे ऊपर देखने वाला हमें नहीं है, तो मे बी हम ट्रैक पे नहीं रहेंगे। लेकिन सोसाइटी में अगर लॉ नहीं है ना, तो सोसाइटी शायद उतनी डिसिप्लिन नहीं रहेगी। वो कहते हैं ना भाई कि भाई
तू सब कुछ छोड़ भाई, लेकिन भगवान से तो डर। है ना। तो लॉ भी क्या है ना, ऐसी चीज है जो हर हर बंदे पे नहीं काम करता है। कुछ लोग नहीं फर्क पड़ता क्या है, लॉ है, जेल चले जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, जूनियर है, वो खुलेआम फेसबुक में अपने जेल की पिक्चर्स डालता है, अपने न्यूज़पेपर के कटआउट्स डालता है कि मैंने यहाँ क्राइम करा, वहाँ क्राइम करा। तो एक पॉइंट के बाद ना लोगों को लॉ से नहीं फर्क पड़ता है, बट देयर शुड बी समबडी, आई एम श्योर कि वो बंदा एटलीस्ट भगवान को मानता होगा। वो बंदा ये भी बोलता होगा यार भगवान से डरा कर, वो बंदा ये भी बोलता होगा कि भगवान देख रहे हैं। तो देयर शुड बी समथिंग जिसको लेके लोग डरे। तो मेरा ये मानना है कि भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट है सिंपली सोसाइटी को डिसिप्लिन रखने के लिए। बट अगर आप खुद ही ह्यूमैनिटी में मानते हो, मैं ह्यूमैनिटी में मानता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, बट आई विल डू एवरीथिंग जो मुझसे पॉसिबल होगा। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है, मैं इस वजह से क्रॉस नहीं करवाऊंगा कि भगवान मुझे देख रहा है, मैं भगवान की नज़रों में अच्छा नजर आऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं। बट आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, मुझे एज अ पर्सन उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं इस वजह से करूंगा। सो अगर मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव कर रहा हूँ, मैं खुद ही अगर डिसिप्लिन हूँ, तो मुझे भगवान में मानने की जरूरत नहीं। आई टोटली एग्री विद यू भाई। एंड मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। आत्मा के बारे में बात हो रही थी कि हमारे शरीर में आत्मा होती है नहीं होती है। ऐसा मैंने देखा है, मतलब कहीं पढ़ा तो नहीं है, बट कुछ यूट्यूब वीडियोस में, आई डोंट नो कि वो फेक है सही है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ह्यूमन बॉडीज के ऊपर, कुछ जानवरों के ऊपर, ये टेस्ट करने के लिए कि शरीर में आत्मा होती नहीं होती है। उसके बारे में कुछ आपने सुना है, कुछ बताना चाहोगे? शायद मैंने कहीं पे सुना था, किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें मौत के बाद उसने कुछ ग्राम्स में डिफरेंस पाया। शायद आप लगभग वही सुना होगा आपने। हाँ, ऐसा ही कुछ था। हाँ, तो शायद आप इसी केस में के बारे में ही बात कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोगों को जो मरने वाले थे उनको लिया था, और मरने के बाद उनका वेट वगैरह मेजर किया था, एंड वेट में थोड़ा बहुत ड्रॉप नजर आया था। ये केस मैंने पढ़ा हुआ है, इट्स बीन अ वाइल मैंने पढ़ा था, एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं है। लेकिन इस केस में भी ना कुल मिलाकर कंक्लूजन यही निकला था कि इट्स नॉट द आत्मा, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट करने वाले का मानना था कि आत्मा है। बट ओवरऑल अगर उस केस को देखा जाए ना, तो बहुत सारे आपको फ्लॉज नजर आएंगे, ठीक है। इस फ्लॉ एग्जैक्टली मेरे को याद तो नहीं है फ्लॉ। मैं आप एक काम करना, अपने इसमें स्क्रीन पे इस टेस्ट को लगा देना, और जो फ्लॉज हैं मैं उसको पढ़ के ना पॉइंट आउट कर दूंगा, और वापस इसको स्क्रीन पे लगाना हमारी ऑडियंस के लिए। इसमें ना आपको बहुत सारे फ्लॉज नजर आए, और ना बॉडी के मरने के बाद काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी अपना वेट धीरे धीरे ड्रॉप करने लगती है, ठीक है। इट्स नॉट दी आत्मा जिसके वजह से वेट ड्रॉप हो रही है। और किसी किसी में देखेंगे आप, ये जो वेट का ड्रॉप नजर आया वो भी एवरेज उन्होंने बताया था। अगर आप हर एक बॉडी का वेट ड्रॉप देखेंगे ना, वो सब में डिफर कर रहा था, किसी का कम किसी में। तो आत्मा, इसका ये मतलब हुआ फिर आत्माओं के अलग अलग वेट है, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारी आत्मा हल्की आत्मा, ऐसा नहीं होता है। एंड आदमी थोड़ा मोटा है, भारी आत्मा है, ठीक है। तो और काफ़ी सारे टेक्निकल फ्लॉज भी हैं, मैं आपको मेंशन कर दूंगा उस स्टडीज़ में से, पॉइंट आउट करके आप स्क्रीन पे दिखा देना, लोगों को समझ आएगा। एंड ओवरऑल कंक्लूजन निकला था कि ऐसा नहीं है कि कुछ आत्मा वात्मा का सीन है, इट्स द बॉडीज का नेचुरल चेंज दैट हैपेंस आफ्टर समबडी हैज़ डाइड। और एनिमल्स पे भी शायद हुआ था, लेकिन एनिमल्स पे कोई चेंज नज़र नहीं आया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब एनिमल्स में आत्मा ही नहीं है फिर तो इस हिसाब से। तो फिर ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ है ही नहीं। ऐसा मेरा नहीं मानना है, और ये स्टडीज भी कहीं ना कहीं यही बताती है कि आत्मा का कोई ऐसा, मतलब उस एक्सपेरिमेंट से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, आत्मा का कोई सीन नहीं है। इट्स दी बायोलॉजिकल थिंग। जब तक बॉडी की धड़कन चल रही है, सर्कुलेशन चल रही है, तब तक बॉडी जिंदा है, जब तक ये नहीं चल रही है वो मर चुका है आदमी, बस यही है, ठीक है। क्योंकि हम फोरेंसिक का कवर कर रहे हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मे भी आपको जानना हो, अगर नहीं भी जानना हो, क्योंकि मुझे पता है मैं जबरदस्ती पीने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ वुड यू डिफाइन डेथ? मुझे बताओ कि कोई मर गया है, कैसे पता लगेगा मर गया है? कई बार आपने सुना होगा कि मर चुका है, किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि मर गया, या फिर किसी इंसान ने बोल दिया कि ये तो मर गया, अब बाद में पता लगता नहीं हो तो कोमा में, नहीं हो तो जिंदा है। तो शॉर्ट होकर कैसे बोलो कि मर चुका है? आपके सामने मैं एक इंसान को ले आऊँ, तो आप ना उसको डेथ डिक्लेयर करने में डरोगे कि यार मैं कैसे बताऊँ ये मरा है नहीं मरा, क्या पता जिंदा हो, मुझे नहीं पता लग रहा। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको पता लगती हैं तो आप बोलते हो कि हाँ ये चीज़ें पता लग गई तो डेथ कंफर्म? भाई मेरे हिसाब से क्या है ना, कुछ 3 से 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो मेरी नजर में आएगी वो है कि बंदा सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। आई विल यूज अ थ्रेड उनके नाक के पास या मुंह के पास में रख सकता हूँ, एंड अगर वो हिलता है तो इसका मतलब वो सांस लिया, फिर सिंपली हाथ रख के। दूसरी चीज है, मैं उनकी जो वेन्स होती है वो चेक कर सकता हूँ, पल्स चेक कर सकता हूँ, या फिर सबसे सिंपल यहाँ पे हार्ट पे हाथ रखो, फील करो। अगर वहां पे कुछ आपको मूवमेंट नजर आ रही है, कुछ फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो जिंदा है ना। हो सकता है वो बेहोश हो सकता है जैसे आपने बताया कोमा में, वो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो कुछ भी आपको फील नहीं हो रहा, तो हम उस साइड सोच सकते हैं कि भाई नहीं यार ये जिंदा नहीं है, आई थिंक। या फिर दूसरा क्या है कि बॉडी ठंडी
ऐसा भी कुछ होगा, ज्यादा टाइम हो गया तो मेरे हिसाब से। कई बार केसेस ऐसे भी होते हैं कि हार्ट बंद हो जाता है, फिर हम उसको सीपीआर दे के जिंदा करते हैं। ऐसा होता है। तो मतलब फिर तो मतलब ये डिक्लेयर कर दें कि मर गए, फिर कुछ करे ही ना फिर तो। अच्छा एक और बात, जब हार्ट हमारा स्टॉप हो जाता है जैसे आपने बताया, उस टाइम हमारी सांसें भी बंद हो जाती हैं या हम सांस ले रहे होते हाँ, हैं? नहीं बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। अच्छा, तो फिर आई थिंक ये ऐसे होता होगा कि ये काम जो सीपीआर सीपीआर होता है, सीपीआर सीपीआर जो है वो तो तुरंत देना होता है हमें, है ना? तो अगर मान लो किसी का हार्ट रुक गया, हार्ट बीट रुक गई है, तो अगर उसको तुरंत नहीं मिली तब तो मर गया ना। हाँ, लेकिन सीपीआर किसी को पता ही नहीं है सीपीआर क्या है। ठीक है, किसी को पता ही नहीं सीपीआर क्या है, और उसने देखा सांस नहीं चल रही, हार्ट बीट नहीं चल रहा है, तो उसने तो मान लिया मर गया, मर गया, वो छोड़ देगा तो वो मर ही जाएगा है ना? तो वो लेकिन ब्रेन का तो फंक्शन चल रहा है ना। तो वो मतलब कोई नॉर्मल इंसान नहीं बता सकता, हाँ, इसको knowledge नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 3 चीज़ें देखनी होती है। आप ऑलमोस्ट कर रहे थे कि सबसे पहले सांस चल रही है नहीं चल रही, कार्डियो पल्मोनरी देखेंगे। कार्डियो पल्मोनरी मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब वेन्स वगैरह, मतलब ये चीज़ें कनेक्टेड है। मतलब लंग्स चलने चाहिए, पल्स चलनी चाहिए, हार्ट चलने चाहिए। तो रेस्पिरेशन देख लिया आपने, ब्रीदिंग पैटर्न देख लिया, ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा, हार्ट देख लिया, बीट मिल रही है नहीं मिल रही, चाहे आप हाथ रख के देख लो, सुन के देख लो, पकड़ के देख लो। तीसरा है ब्रेन फंक्शन, बहुत ज़रूरी रहता है। अगर ब्रेन ने फंक्शन करना बंद कर दिया, दैट मीन्स आप समझ लो खत्म। ठीक है, तो कार्डियोपल्मोनरी हमारा फंक्शन बंद हो जाने के बाद ब्रेन चल रहा होता है। ठीक है, तो जब तक ब्रेन चल रहा है तब तक अगर आपने इसको जिंदा कर दिया, बाकी कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम को, वो इंसान जिंदा हो गया। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को देखना होता है कि भाई आपका रेस्पिरेशन, आपका हार्ट बीट और ब्रेन, तीनों अगर डेड पड़े हैं तो इंसान घोषित कर दिया जाता है कि भाई बन गया। ब्रेन का फंक्शन अगेन आप जब तक हॉस्पिटल में जाके चेक नहीं करते नहीं पता लगता, सामने नहीं बता सकता कोई ऐसे। तो कई बार गांव में ऐसा होता है कि इनफ फैसिलिटीज़ होते नहीं है, हार्ट देख लिया, सब कुछ इतना इतना देख लिया, मर गया, लेकिन ब्रेन चल रहा होता कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कई बार पुराने ज़माने में गलतियाँ बहुत होती थी कि ब्रेन फंक्शन है, ये टेम्परेरीली बंद होगी तो मौत का करार देके। एक चीज भाई मैंने देखी अपने गांव में कि कुछ लोगों के साथ हुआ है, वो आज भी जिंदा हैं। उनका क्या हुआ था कि वो लोगों ने ऐसा मतलब मान लिया कि वो मर गए हैं, सब घर में सब कुछ तैयार है, सब रोने धोने लग रहे हैं, उनको उठा के ले जाने लग रहे हैं, तो लेकिन बाद में उठ वो जाते रास्ते में वो उठ जाता है, ऐसा होता है। तो ये वही बात है कि ब्रेन फंक्शन ब्रेन कर रहा फंक्शन है, कर रहा है, वो बाद में सही हो गया। हाँ, वो किसी तरह से रिवाइव कर जाते हैं, हाँ। ये चलने लग जाते हैं, तो इंसान जिंदा है। जब ब्रेन डेथ जब तक नहीं होती तब तक इंसान जिंदा है। तो भाई यानी कि जब भी कुछ ऐसा हो तो खुद कुछ डिसाइड करने से अच्छा है तुम हॉस्पिटल। एग्जैक्टली, खुद कभी नहीं डिसाइड करो यार। ज़्यादा से ज़्यादा आप पल्स चेक करोगे, रेस्पिरेशन चेक करोगे, इसको कैसे चेक करोगे? तो इसलिए इट्स बेटर कि एक डॉक्टर प्रॉपरली चेक करके बताए कि पर्सन की डेथ हो चुकी है। बाकी मानस भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई काफी इंटरेस्टिंग मेरे को पॉडकास्ट लगा। मेरे पर्सनल कुछ काफी सारे क्वेश्चंस थे जिनका आपने जवाब दिया एंड अभी वो काफी हद तक क्लियर है। एंड डेफिनेटली आई नो कि काफी सारी चीजें और भी जो हमें ऐड करनी है, बट वी विल डू अनदर पॉडकास्ट। बिल्कुल, इस पे रिस्पांस देखते हैं कैसा आता है एंड आई एम प्रीटी श्योर काफी अच्छा रिस्पांस आने वाला है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच मानस भाई। थैंक यू सो मच, फिर जल्द मिलते हैं फिर। जी भाई, थैंक यू सो मच।